हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं हाइड्रोकार्बन्स का। इस सेशन में हम लोग अपने बचे हुए एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कवर करने जाएंगे। उम्मीद करूंगा पिछले सेशन में जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कराए थे मैंने, आप लोगों ने ज़रूर याद कर लिए होंगे, क्योंकि इस सेशन में मैं उन सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन में जो मैं बात करूंगा एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो 3-4 कंपाउंड से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। इसके लिए दो फेमस रिएक्शंस हैं, जिसका नाम है पहली का क्लेमेंसन्स रिडक्शन और दूसरे टाइप की जो रिएक्शन पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। ठीक है ना? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है ना? जनरली, ठीक है ना? तो उनसे हम अगर एल्केन बनाते हैं तो हम या तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन की मदद लेते हैं या वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन की। बट वहीं पे जब बात आती है एसिड्स के डेरिवेटिव से बनाने की, तो उसके केस में भी दो टाइप की रिएक्शन होती है। या तो हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की मदद लेते हैं या फिर डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जनरली जिन पे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, क्योंकि ये क्या एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड से। ठीक है ना? या तो कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट एल्केन बना रहे होंगे या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्केन बना रहे होते हैं। ये 4 नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कराएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कराएंगे। बहुत सिंपल सा केस है। तो ये कौन है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड है। सीधा कुछ नहीं, रिडक्शन हो रहा है, नाम में आ रहा है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। जिसने कराई थी उसके नाम पर डाल दी गई है। क्लियर है? सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 2 फ्री वैलेंसी होती है, या तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा या फ्री रेडिकल जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? तो इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन। एल्डिहाइड का देख दिखा देता हूँ, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देख एल्डिहाइड आ गया। और कीटोन के केस में भी दिखा दे रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो इस केस में भी ये वाला ग्रुप आ गया। तो एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप फॉलो होता है और कीटोन्स में भी ये वाला ग्रुप फॉलो होता है। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन की बात चलेगी यहाँ पे। तो कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन कराया जाता है, हाइड्रोजन ऐड कराया जाता है और कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ नहीं, 4 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे। क्लियर है? जब इसके साथ जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो जानते ही बचपन से वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। और ये क्या बन के आ जाएगा आपका? कौन आ जाएगा? एल्केन। क्या बन के आ जाएगा बेटा? एल्केन। तो ये पूरी प्रोसेस जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है वो होता है ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये बात है याद रखने की, इसी की वजह से तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है वो कौन है? ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। अगर ये नहीं होता तो क्लेमेंसन्स बोलते ही नहीं, डायरेक्ट रिडक्शन होता हो तो केवल। क्लियर है? बट क्लेमेंसन्स रिडक्शन की जो नेमिंग रिएक्शन है उसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो कुछ नहीं, ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl होता है। सीधा इसको रट लो, चाहे वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहा हूं मैं, चाहे वो कीटोन का रिडक्शन करा रहा हूं। एग्जाम्पल देखें, समझ में आएगा। देखें क्या बना रखा है मैंने? एसिटल्डिहाइड बना रखा है। क्या बना रखा है? एसिटल्डिहाइड। अच्छा, एक केस और दिखा देता हूँ। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए दोनों जनरल रिएक्शन दिखा देता हूँ। एक बार R लगा दियो, H लगा दियो, ये कंपाउंड ये बन गया एल्डिहाइड। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट देखोगे, देखो एल्केन दिख रहा होगा, RCH3 है ये, RCH3 मेरे ख्याल से एल्केन होता है। क्लियर है? कुछ नहीं है यार, एल्डिहाइड को मैंने डायरेक्ट रिड्यूस कर दिया। वहीं पे जैसे कीटोन की बात आएगा तो दोनों जगह R कर देना यार, दोनों जगह R कर देना। ये जनरल रिएक्शन हो गई कीटोन के लिए और एल्डिहाइड के लिए। अब एग्जांपल एक बार देखें। ठीक है ना? सबसे पहला केस दिखा रहा हूँ एसिटल्डिहाइड का। कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रिडक्शन करा रहे हैं। मेन बात है किसकी प्रेजेंस में काम चल रहा है, इसी रिएजेंट की वजह से तो ये पूरी रिएक्शन फेमस है, ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन अगर होगी तो इसी रिएजेंट की वजह से ही होगी। क्लियर है? कुछ नहीं है, रिडक्शन है यार। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भेज दियो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, इसके साथ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ईथेन, और ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाटर। सिंपल रिडक्शन कराया मैंने एल्डिहाइड का डायरेक्ट एल्केन के अंदर, दैट्स इट। इसी तरीके से कीटोन का केस देख, एसीटोन बना रखा है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ भेज दे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ भेज दे। मेन बात
किसकी प्रेजेंस में? ZnHg अनकंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ZnHg अनकंसंट्रेटेड HCl। जब मैं हाइड्रोजन के साथ भेजूंगा तो प्रोपेन बनेगा, क्या बन जाएगा? सीधा सीधा प्रोपेन। और ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन में कोई कलेश वाली बात है ही नहीं, कुछ नहीं है यार। सीधा सीधा क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में टू एल्केन। काइमिक रिडक्शन होके बना, क्या बना रहा है रिडक्शन करके? एल्केन बना रहा है। दैट्स इट। बट मैंने यहाँ लिख तो दिया है एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आगे एक नोट पढ़ाऊंगा जिसमें बोलूंगा ये वाली रिएक्शन फेवर होती नहीं है। उसका कारण है ये HCl। मैंने आपको लिखा दिया है एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करा दिया, कीटोन का भी रिडक्शन करा दिया, पर ये वाली रिएक्शन फेवरेबल होती नहीं है। और उसका ना फेवरेबल होने का कारण ये HCl है। ये HCl कुछ नाटक कर देता है जिसकी वजह से एल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन शो नहीं कर पाते। अभी दिखाऊंगा क्या दिक्कत आती है, चले आगे। बट उससे पहले हमें इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। तो आपको अभी पता है एल्डिहाइड के लिए फेवरेबल है नहीं, कीटोन्स के लिए तो होगी, बिल्कुल होगी। तो एसीटोन की हमने रिडक्शन देख ली, क्या बन रहा है? एसीटोन से आपका प्रोपेन। तो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी तो कुछ ना कुछ होगी, बिल्कुल होगी। तो इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, कैसे हमने प्रोपेन बनाया। तो इस रिएक्शन में बेटा स्टेप वाइज मैनर में चलूंगा मैं, ध्यान से देखते चलना, समझ में आपको आता चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप देखिएगा, बहुत सिंपल केसेस है, ज्यादा कोई कलेश की बात है नहीं, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, कैसे बनाया ये प्रोपेन? कुछ नहीं। सबसे पहला क्या, एसीटोन दे रखा होगा आपको, क्लियर है। सबसे पहले एसीटोन पे अटैक करता है कौन? प्रोटोन। कौन? प्रोटॉन। प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटोनेशन। H+ ऐड होता है, क्या होता है? H+ ऐड। H+ ऐड करना है तो यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रोमेरिक चेंज दिखाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोमेरिक चेंज यहाँ पर दिखेगा। मेरे ख्याल से कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोमेरिक चेंज की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन की तरफ जंप कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ये चार्ज क्रिएट हुआ, ये प्रोटॉन देखेगा, ओहो नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर जाएगा, आकर अटैक कर जाएगा। जैसे ही अटैक किया तो एक इंटरमीडिएट कुछ ये प्रकार का बन के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इंटरमीडिएट का बनाना, क्लियर है। इंटरमीडिएट बहुत सारे बनते हैं, एक नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट ये बना है, कैसे बना है? बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और स्पेशली बोलूंगा क्लेमेंसन रिडक्शन की बात है तो कीटोन। भैया H+ तो भरपूर मात्रा में होंगे, क्योंकि आपने रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कराई है। किसकी प्रेजेंस में कराई है? कंसंट्रेटेड HCl। तो H+ की तो कोई कमी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटॉन अटैक करता है किसके ऊपर? कीटोन के ऊपर या कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। सीधा सीधा एक इंटरमीडिएट कुछ इस प्रकार का बन के आ जाता है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो मेटल है जिंक, कौन है बेटा? मेटल जिंक, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, क्योंकि ZnHg लिया हुआ है। तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों के दोनों जाके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर या ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक कर जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन करता तो ये न्यूट्रल होता, अब 2 इलेक्ट्रॉन कराए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस एनायन में। ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटॉन अटैक किया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो जाके इस इंटरमीडिएट के पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करते हैं और इस कार्बन को क्या बना देते हैं? नेगेटिव। क्लियर है? अभी काफी नहीं, अभी बहुत लंबी रिएक्शन है। तो ये पहले 2 स्टेप है। पहले अटैक किसका? प्रोटॉन का, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का जो जिंक ने रिलीज करे होंगे। जैसे ही काम होता है वो इंटरमीडिएट बन के आ गया हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा इस इंटरमीडिएट पे? कुछ नहीं, डायरेक्ट HCl अटैक कराएंगे। अब इस इंटरमीडिएट पे कौन अटैक करता है? HCl सॉल्यूशन में है। अब HCl में डेफिनेटली आप कौन अटैक करवाओगे? H+। अब मैं डायरेक्ट H+ भी बोल सकता था, बट मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया डेफिनेटली ये भी H+, ये सब HCl ही बना के दे रहा होगा। तो HCl अटैक करेगा तो H+ अटैक कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन के आ जाएगा। आपको लग रहा है अल्कोहल, बिल्कुल है अल्कोहल, बट इंटरमीडिएट है, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल नहीं, इसके आगे अभी स्टेप चलेगा। हमें तो एल्केन बनाना है ना, ठीक है ना। ये तो अल्कोहल बना है, ये इंटरमीडिएट है भैया, ठीक है ना। तो जैसे ये इंटरमीडिएट एनायन बनता है, HCl अटैक करता है तो एक अल्कोहल वाला इंटरमीडिएट क्रिएट होके आ जाता है, बट रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं। जैसे ही अल्कोहल बनता है फर्दर प्रोटोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्दर एक और बार प्रोटॉन अटैक करता है। अब पूरे कंपाउंड में मेरे ख्याल से एक ही लोकेशन है जहां पर ये प्रोटॉन अटैक कर सकता है, जो कि कौन है? इसका ऑक्सीजन है। कौन है बेटा? ऑक्सीजन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जहां पर ये प्रोटॉन अटैक कर सकता है। तो ये प्रोटॉन जब हम अटैक करवाते हैं तो वो इस ऑक्सीजन से आगे जुड़ जाता है और इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं।
किसके नाम से, प्रोटोन, कुछ नहीं, अल्कोहल में प्रोटोन ऐड कर दिया तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल दिया। तो जैसे ही H+ यहाँ पे अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। रीजन क्यों, H+ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की ऐसा लगेगा कमी आ गई, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्लियर, ठीक है ना। और आपको पता है ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं, तो बहुत जल्दी ये ऑक्सीजन H2 को लेकर वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। बहुत देर तक ऐसे रुकेगा ही नहीं, जैसे ही प्रोटोन अटैक किया उधर से दूसरी तरफ से वाटर निकल गया होगा, हाँ या ना। भले ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल थोड़ी देर के लिए बना होगा बट बहुत जल्दी ये H2O रिलीज हो जाएगा। अब H2O कैसा है, न्यूट्रल है, तो जब वाटर रिमूव होगा तो क्या करेगा, वाटर के केस ये ऑक्सीजन, ये इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका होगा एक कार्बन का होगा, तो जब ये वाटर रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही जाएगा, साथ साथ इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर न्यूट्रल स्टेट में रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाटर रिमूव हुआ तो इस वाटर ने क्या किया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करा लिया अपने साथ, और जैसे ये होगा तो एक कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट बन के चला जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो वाटर निकला तो क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3, एक नया इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या बन गया इंटरमीडिएट, ये क्या, देखें ध्यान से, ठीक है ना। अब क्या बन गया इंटरमीडिएट, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, उम्मीद करूंगा, ठीक है ना। तो ये कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट बन गया, समझ पा रहे होंगे कैसे बना होगा। कुछ नहीं यार, ये वाटर रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस का, तो कुछ ये इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी रिएक्शन पूरी नहीं चल रही है। अब क्या होगा इसके बाद, वापस से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करे होंगे, और अब एक जिंक तो है नहीं और भी होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस से आके इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेंगे और इसे कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ये हुआ वापस से HCl में से H+ आया और ये H+ अटैक करेगा इस नेगेटिव कार्बन पे और क्या बना देगा, प्रोपेन। प्रोपेन, इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, लास्ट प्रोडक्ट है फाइनल स्टेबल, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा, प्रोपेन। सीधी सीधी रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में कोई भी रिएक्शन होती नहीं है। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड क्लेमेंसन्स रिडक्शन में। तो पहले बीच में अल्कोहल जरूर बन रहा है बट वहां पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो इंटरमीडिएट है, अल्कोहल स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट है भैया, उसको आगे फर्दर प्रोटोनेशन वगैरह करा के कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनाया जाता है, जिस पर HCl अटैक करके वापस से प्रोपेन बना लेता है। दैट्स इट, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार की मैकेनिज्म फॉलो होती है क्लेमेंसन्स रिडक्शन में, याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई वाले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मैकेनिज्म भैया माई बाप है, क्योंकि इनके बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछेगा इंटरमीडिएट के तौर पे अल्कोहल बनता है या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये इतने सारे इंटरमीडिएट बन रहे होंगे इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। और ये चीजें तभी समझ में आएगी जब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से समझी होगी कि कहाँ पर कैसे अटैक हुआ, क्या पॉजिटिव चार्ज, कैसे इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, ये सारे बेसिक टर्म्स सिखा चुका हूं मैं आपको, किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलो आगे, तो बेसिक सी कंडीशन ये चल रही है, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक बात बोली भैया, क्या ये एल्डिहाइड के लिए बात लागू नहीं हो पाती, क्योंकि एल्डिहाइड जब इस मैकेनिज्म में जाता है तो एल्डिहाइड चक्कर क्या होता है, एसिडिक कंडीशन की वजह से पॉलीमराइजेशन शो कर देता है। ये इंटरमीडिएट के साथ साथ यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना, ऐसे कई सारे इंटरमीडिएट बन जाते हैं और वो पॉलीमर फॉर्मेशन कर लेता है, ना कि एल्केन बनाने के बजाय। एल्केन बनाने की बजाय वो क्या कर देता है, पॉलीमराइजेशन करा लेता है। क्या करा देता है, पॉलीमराइजेशन। तो इसीलिए नोट बना के लिख रखा मैंने स्पेशली इस पॉइंट को, क्या, एल्डिहाइड अंडर एसिडिक कंडीशन मेनली अंडरगो पॉलीमराइजेशन। ये दिक्कत है एल्डिहाइड्स के साथ, क्योंकि बेटा एसिडिक कंडीशन में वो बैठेगा नहीं, वो पॉलीमराइजेशन कर लेता है, मतलब पॉलीमर फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, पॉलीमर फॉर्मेशन कर लेता है वो, कौन, एल्डिहाइड। तो इसी वजह से इसके साथ दिक्कत है इस रिएक्शन के अंदर। तो इसी वजह से thus the reaction is not suitable for reduction of aldehyde and therefore this reaction is only applicable for ketone। इसी वजह से ये वाली रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड के लिए इतना अच्छा काम नहीं करती है जितना अच्छा कीटोन्स के लिए काम करती है। तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो केवल कीटोन्स के लिए अप्लाई होती है, ना कि एल्डिहाइड्स के लिए। क्लियर है, क्योंकि एल्डिहाइड
एसिडिक कंडीशंस में, क्योंकि भैया इसके रिएजेंट में ही मैंने कंसंट्रेटेड HCl लिया है इसीलिए, क्योंकि एल्डिहाइड एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइजेशन शो करता है। तो यही तो बोला था मैंने, इस कंसंट्रेटेड HCl के नाटक की वजह से ये रिडक्शन शो कर नहीं पाता, तो इसकी वजह से क्या करता है ये पॉलीमराइजेशन। इसीलिए ये वाली रिएक्शन कौन सी, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, एल्डिहाइड्स के लिए सूटेबल नहीं है। केवल और केवल इस रिडक्शन से हम कीटोन्स से एल्केन बना पाते हैं। एल्डिहाइड को अगर आप सोचो कि एल्डिहाइड यूज करके मैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा के एल्केन ऑब्टेन कर लूंगा, कभी नहीं ऑब्टेन होगा, याद रखना। तो ये रिएक्शन इज ओनली, आई मीन दिस रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली सूटेबल फॉर कीटोन्स। उम्मीद करूंगा यहां तक बात क्लियर होगी। तो इन शॉर्ट सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाला रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी केवल कीटोन्स के लिए ही है। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले अब इसमें क्या होगा ये सुनना, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा कोई टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिएगा वुल्फ किशनर्स रिडक्शन में यहाँ पर क्या, पिछले में क्या लिया मैंने, क्लेमेंसन में ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। अब इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्लियर है। साथ ही साथ हम यूज करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड RONA, जिसे मैं रोना के नाम से बताता हूं आपको बाद में। सोडियम है, ये एल्कोक्साइड है RO, क्या RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। और ये रिएक्शन चलती है किसमें, बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस, मतलब बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो सर आप बेसिक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पिछली में एसिडिक कंडीशन होने की वजह से एल्डिहाइड काम नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर बेसिक कंडीशन होने की वजह से एल्डिहाइड आराम से काम कर सकते। कीटोन को कोई फर्क नहीं है, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, वो आराम से रिडक्शन शो करता है, वो इस कंपटीशन से बाहर है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे एसिडिक लाओ तुम चाहे बेसिक लाओ, उसका तो रिडक्शन करना है तो वो हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। नाटक दिखाता है कौन, एल्डिहाइड, तो याद रखना। क्लेमेंसन्स में इसलिए दिक्कत है एल्डिहाइड के साथ क्योंकि एसिडिक कंडीशन है और वो एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइजेशन शो कर लेता है। तो सर वुल्फ किशनर्स में तो कोई कलेश नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। एल्डिहाइड बहुत आराम से रिडक्शन शो करता है, कौन सी वाली, वुल्फ किशनर्स रिडक्शन, क्योंकि वो बेसिक कंडीशंस में कैरी आउट कराई जा रही होती है। अब होता क्या है यहाँ पर, बेसिक एल्डिहाइड के साथ ही समझाता हूँ। ये मैंने R मान लिया, ये मैंने H मान लिया, यहाँ पर ये मैंने R मान लिया, ये मैंने H मान लिया, ये R मान लिया, ये H मान लिया, तो एल्डिहाइड हो गया ना, RCHO। देख कुछ नहीं, हाइड्राजीन क्या लिखा था मैंने, NH2NH2, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं होगा। हाइड्राजीन से हाइड्रोजन निकला और कार्बोनिल से ऑक्सीजन निकला, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, क्या रिमूव हो गया, वाटर, क्या रिमूव हो गया, वाटर। जैसे ही वाटर रिमूव करके होट के जाता है तो ये दोनों कंपाउंड ज्वाइन हो जाएंगे डबल बॉन्ड से, मतलब NH2 का नाइट्रोजन और इस कार्बोनिल का कार्बन, दोनों आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। NH2 को क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्राजीन। बट जब ये हाइड्राजीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्राजोन। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो सबसे पहले डायरेक्ट एल्केन में नहीं बनता, पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजोन बनाते हैं। डायरेक्ट एल्केन बना दोगे मर जाओगे, क्लियर है। हमेशा याद रखना पहले कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राजोन, क्योंकि पेपर में भैया पूरी रिएक्शन दे दी और बीच वाला कंपाउंड पूछ लिया, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। मेन बात ये है ना, हर चीज पता होनी चाहिए। तो हाइड्राजीन के साथ सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाएगा, डायरेक्ट एल्केन नहीं बनेगा। जैसे ही हाइड्राजोन बनता है, कुछ नहीं, जो मैंने बोला था सोडियम एल्कोक्साइड ले लेना, हाँ या ना, रोना, या फिर अब R की जगह मैंने स्पेशलाइज कर दिया C2H5, तो मतलब क्या बोलोगे, सोडियम इथॉक्साइड। अरे यार मैं RONA क्या बोल रहा हूँ, सोडियम ये रहा और ये एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड बोल दिया। अब मैंने एल्काइल की जगह मैंने C2H5 लगा दिया, तो C2H5ONA क्या बोलोगे, सोडियम, और C2H5 के लिए क्या लिखते हो, इथॉक्साइड, हाँ या ना। C2H5O के लिए क्या लिखते हो, इथॉक्साइड। तो मैंने वही बात है, या RONA ले या सोडियम इथॉक्साइड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात होती है वो, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, कौन सी कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में। और कुछ नहीं करना, हीट कर देना, रिएक्शन अगर हो रही हो, वैसे तो हो ही जाती है, नहीं तो हल्का सा हीट कर दिया जाता है। हीट जैसी करेंगे हम तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है ये गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, और ये जैसी नाइट्रोजन हटेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ना वो डायरेक्ट आके इस कार्बन से ज्वाइन हो जाता है। अब मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कुछ नहीं, नाइट्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, ऐसे याद कर ले। और आपका क्या बन के आ गया, देख एल्केन बन के आ गया, RCH3 क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया बच्चों, एल्केन, सीधा प्रोडक्ट बना है, कुछ नहीं हुआ, टेंशन ही नहीं है।
रोना या सोडियम इथॉक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, हीट करेंगे, नाइट्रोजन निकल जाएगा हाइड्रोजोन में से और हाइड्रोजन जाके उस कार्बन से ज्वाइन हो जाएंगे और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हाइड्रोजोन कन्वर्ट्स इनटू एल्केन, हाइड्रोजोन कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। एक बार क्या हुआ था पेपर में, इस वाले पार्ट को दिया ही नहीं था, उसने ये इस कंपाउंड से पूछा था इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, उसने इतनी होशियारी करी, उसने इतना पोर्शन पेपर में गायब कर दिया। मान लो उसने डायरेक्ट हाइड्रोजोन बोला था और पूछा गया था कि अगर ये रिएजेंट से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन मार्क मार दिया था उसने। याद ही नहीं था बच्चों को, क्योंकि उन्हें ये याद होता है कि हाइड्रोजन से एल्केन बनते हैं। अरे भैया हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजोन बनता है तब बनता है एल्केन। उसने आधी रिएक्शन दे दी इसलिए बच्चों के सारे फ्यूज उड़ गए। तो भैया ध्यान से समझे, हर स्टेप को इंपॉर्टेंस देनी है आपको, क्लियर है? क्योंकि कभी कभी वो रिएक्शन का आधा हिस्सा उड़ा देगा, एंड का हिस्सा पूछ लेगा। तो आपको कंप्लीट रिएक्शन जब तक नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चन हिलेंगे नहीं पेपर में, याद रखें ये वाली बात को, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजोन एंड फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ रोना आई मीन सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजोन कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। कैसे? नाइट्रोजन के रिलीज के साथ। तो दो बेसिक सी रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से देखेंगे, उम्मीद करूंगा क्लियर हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ भी हो जाएगा, कीटोन के साथ भी, क्योंकि बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की बात ही नहीं है। तो एसिटल्डिहाइड लिया है, देख CH3CHO है, ध्यान से देखो CH3CHO है, एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड, किसके साथ? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन रिएक्ट कराया, इधर से H2 लिए, हटा रहा हूं मैं इसे, जरा ध्यान से देखेंगे, इसे देखें, वाटर रिमूव करा रहा हूं मैं, क्या रिमूव करा रहा हूं? वाटर। हाइड्राजीन से तो H2 लिया और कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन लिया, वाटर गायब, ये नाइट्रोजन ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, क्लियर है? और जैसे ही हाइड्राजोन बना, किसके साथ? रोना, बेसिक मीडियम में हीट कर दो, क्या गायब? नाइट्रोजन गायब, ये हाइड्रोजन इससे ज्वाइन हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आपका ईथेन बन के आ गया। क्या बन के आ गया? ईथेन। एल्केन होता है मेरे ख्याल से, जहां तक जानते होंगे आप लोग। क्या बन के आ गया? ईथेन बन के आ गया, ईथेन, मेरे ख्याल से एल्केन होता है। दैट्स इट, बेसिक सी रिएक्शन में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कीटोन के साथ भी ये काम हो जाता है, बेसिक सा। एसीटोन लिया है मैंने, देखो जरा ध्यान से, क्या? हाइड्राजीन लिया है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन, वाटर गायब, जैसे ही हटा क्या बन गया? हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन। वापस रोना या सोडियम इथॉक्साइड, एल्कलाइन मीडियम, हीट, एल्केन, कौन है? प्रोपेन, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये CH2 हो जाएगा ना यार बीच में, CH3 CH2 CH3, क्या बन गया? प्रोपेन। दैट्स इट। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी कंडीशन में चल रही है? बेसिक कंडीशन में चल रही है। तो ना तो इस रिएक्शन को कोई दिक्कत होगी ना कीटोन्स को। तो इन शॉर्ट ये वुल्फ किशनर रिडक्शन हर टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए सूटेबल है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। तो नोट लिख दिया, दिस रिएक्शन इज सूटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस रिएक्शन को कोई टेंशन नहीं है, चाहे एल्डिहाइड हो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे कीटोन हो, वो दोनों के लिए परफेक्टली काम करती है। मतलब उन दोनों को डायरेक्टली एल्केन में आसानी से बदल सकती है। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात को। देखें एक और क्वेश्चन, देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत बेसिक सी चीज दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? हाँ या ना? बहुत बेसिक सी कंडीशन है, उम्मीद करूंगा समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को, क्लियर है ना? तो अब एक क्वेश्चन आया, क्या पूछा गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना? आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान से सुने, ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? इसको CH3 ना मान के इसे हाइड्रोजन कर लीजिएगा, ऐसे ही इसे CH3 हटा के यहाँ पर CH3 बना लेना, ठीक है ना? थोड़ा चेंज कर लें, इसे CH3 हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन कर लीजिए और यहाँ से ये वाला CH3 हटा के इस वाले को अकेले को CH3 कर लीजिए। पूछा गया है क्वेश्चन में, ये एक कंपाउंड बना दिया गया आपके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट पूछना चाह रहा है, हीट करके इस टाइप का कुछ कंपाउंड बना रहा है। 4 ऑप्शन दिए, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, रेड फास्फोरस Hi, NH2 रोना, एल्कलाइन मीडियम, ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर भी थोड़ा चेंज करेंगे, अभी ये आंसर गलत है, ठीक है ना? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए इन सब में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, क्लियर है? तो सुनना जरा। अब यहाँ पर रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो इस रिएक्शन में केवल ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस कराया जा रहा है, इस OH वाले ग्रुप पे कोई फर्क पड़ा नहीं है। ध्यान से देख लो, देखो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करके हमने क्या बना लिया? CH3। हाँ या ना? बहुत बेसिक सी चीज है, दिमाग लगाएंगे तो समझ आएगा आपको, क्लियर है? एल्डिहाइडिक, इस पूरी कंपाउंड में, इस पूरी रिएक्शन में केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप रिड्यूस होकर CH3 में कन्वर्ट हुआ है, OH पर 1% का फर्क नहीं आया है। और पूछा जा रहा है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मतलब इस रिएक्शन में आपसे बोला गया कि कार्बोनिल कंपाउंड ही रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा B ऑप्शन तो खत्म हो गया।
क्योंकि बी ऑप्शन में आपको सबके लिए दिखाया था मैंने, रेड फॉस्फोरस HI, एसिड, एल्कोहल, एस्टर, एनहाइड्राइड, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड क्लोराइड, कोई नहीं छोड़ा उसने, सबको रिड्यूस कर देता है। तो मतलब इस रिएक्शन में ये तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यूज किया जाता तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में या आई मीन इस रिएक्शन में आप ये बोले इस OH का भी रिडक्शन हो रहा होता अगर हम रेड फॉस्फोरस HI, मतलब रिएक्टेंट में तो OH है पर प्रोडक्ट में OH नहीं होता अगर मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करता। अब बात आती है कार्बोनिल कंपाउंड को केवल कौन रिड्यूस करता है, दो करते हैं, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl एंड हाइड्राजीन वाला केस, आई मीन क्लेमेंसन्स रिडक्शन या वोल्फ-किर्चनर्स, ठीक है ना। अब इन दोनों में से पूछा जा रहा है, अब ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दीज है, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl है, NH2C2H5ONa और OH है। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस रिएक्शन के लिए, अकल लगाओ। अभी मैंने बोला क्लेमेंसन्स रिडक्शन एल्डिहाइड्स के लिए सूटेबल नहीं होता, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एल्डिहाइड के लिए सूटेबल नहीं होता, और यहाँ मेरे ख्याल से मैं एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करा रहा हूँ, मैं मेरे ख्याल से इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करा रहा हूँ। तो इन शॉर्ट इस केस में ये वाला ऑप्शन भी लागू नहीं होगा। मेरे ख्याल से आंसर दिख गया होगा, कौन सा, वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। ऑल ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि OH का रिडक्शन नहीं हुआ तो ये तो आएगा ही नहीं। दूसरी बात, एल्डिहाइड का केवल रिडक्शन करा है तो क्लेमेंसन्स को तो भूल ही जाओ। लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, कौन सा, वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। तो इसका आंसर जाएगा बेटा कौन सा, सी, याद रखेंगे क्या जाएगा आंसर, सी, दैट्स इट। बेसिक सी केस है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। चले एक और क्वेश्चन देखें इसी प्रकार का। अब तीसरा केस देखें, अब क्या बोला गया है यहाँ पर, आई मीन दूसरा केस देखें क्या बोला गया है। एक कंपाउंड बना रखा है, कीटोन है, उसे एल्केन बनाया है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो भैया डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड और वो भी कौन है, कीटोन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी आराम से काम करेगा यहाँ पर, वोल्फ-किर्चनर्स भी बहुत प्यार से काम करेगा, और साथ ही साथ रेड फॉस्फोरस HI भी बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ये तो भैया किसी को छोड़ता ही नहीं है, हाँ या ना। तो इस केस में तो ये तीनों के तीनों रिएजेंट ही काम बढ़िया करेंगे, तो इस केस में आंसर जाएगा कौन, ऑल ऑफ दीज। तो भैया कीटोन के लिए याद रखना थोड़ा स्पेशल है, तो उसको ये भी कर सकता है रिड्यूस, ये भी कर देता है, ये भी आराम से कर देता है। इस केस में इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपको केवल कीटोन को ही रिड्यूस कराना है, और ये तीनों के तीनों कैपेबल है कीटोन को रिड्यूस कराने के लिए। पिछले वाले केस में क्या दिक्कत आ गई थी, OH की, देख ले यहाँ पर इसलिए रेड फॉस्फोरस HI नहीं आया क्योंकि ये OH है। अगर OH नहीं होता तो ये भी आंसर सही था और ये भी आंसर सही था। अगर यहाँ OH का केस नहीं आता प्रोडक्ट में तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होता बेटा। एल्डिहाइड को भी काम कर लेता है, उसमें थोड़ा करेक्शन कराया था मैंने, बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इस केस में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो तीनों के तीनों बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे कीटोन्स को एल्केन में बनाने के लिए, दैट्स इट। तो ये बेसिक से कंडीशन थी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने की। कौन कौन सी, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड सेकंड वन इज वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। कौन सा बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर्स रिडक्शन। बेसिक सा केस है, कोई कलेश की बात नहीं है, बेसिक सा केस है, कोई कलेश की बात नहीं है। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा यहाँ तक सारी बातें, दैट्स इट। चले आगे। अब अगले टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो बात हो गई भैया कार्बोनिल कंपाउंड से। अब अपन बात कर रहे हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं। किससे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसके लिए दो हमारे पास रिएक्शन है। सबसे पहली कौन सी, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ही इसका दूसरा पार्ट है कौन सी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब होता है रिमूवल करना CO2 का। इस डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल करना CO2 का। तो ये दो बेसिक रिएक्शन है जिनकी मदद से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्ट रिड्यूस करा के एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक सी रिएक्शन है, देखेंगे ध्यान से, बहुत सिंपल है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस जैसी कुछ होगी। देखें क्या होता है। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है किसकी, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है यार, जैसे RCOONA ले लो या फिर आप RCOOK ले लो, ये कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, उसके सॉल्ट बना लिए बस मैंने, और कुछ नहीं किया है। तो इस रिएक्शन में क्या कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। किसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कराई जाती है। क्लियर है। और क्या बनाने के लिए करते हैं, एल्केन्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए करते हैं बच्चों, एल्केन बनाने के लिए कराई जाती है। क्या बनाते हैं, एल्केन्स। अब होती क्या रिएक्शन, तो एक रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म दिखाएंगे। तो मैंने क्या लिए, RCONA के 2 मॉलिक्यूल, पानी लिया, 2 वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। जैसे ही काम होगा R और R, कुछ नहीं, CO2 अलग कर लेना,
ये CO2 निकाल लियो बाहर, और एक्चुअल में 2 CO2 बनेंगे यहाँ पर। कितने बनेंगे बेटा? 2 CO2 बनते हैं, याद रखना। कितने? 2 CO2 बनते हैं, ठीक है ना। ये CO2 हटा ले और सोडियम को OH के साथ NaOH बना ले, हाइड्रोजन निकाल ले, और ये जो 2 R है, ये जो 2 R है यहाँ पर, कौन कौन? ये वाले, कुछ नहीं, एल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एल्केन। देख ले, इस RCONA का जो R है वो दो लिए ना मैंने, तो एक RCONA का, दूसरा RCONA। अगर मैं बनाता हूँ तो कुछ ऐसे लिखूंगा ना, RCONA, दूसरा RCOONA। ये सब तो सामान हटा देना, ये सारा सामान हटा देना, बचा कौन? ये दोनों डायरेक्ट लिंक हो जाएंगे, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। इतना आसान नहीं होता, प्रोसीजर बता रहा हूँ क्या क्या कराया जा रहा होगा, मैकेनिज्म से समझ में आएगा। अभी आप ओवरऑल रिएक्शन समझे। क्या है? सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वाटर की प्रेजेंस में ही होगी, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, सीधा एल्केन बनता है, CO2 निकलते हैं 2, NaOH निकलता है और वाटर निकल जाता है। सीधा सीधा प्रोडक्ट है। चलें, अब हो क्या रहा होगा, मैकेनिज्म समझे। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखिएगा तो क्या हुआ, RCONA 2 मॉलिक्यूल लिए, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो 2 RCO नेगेटिव निकल गया और 2 Na पॉजिटिव, ठीक है। ये कौन है? एनाइन, काय पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। काय पे जाएगा बेटा? एनोड पे। ये कौन है? केटाइन, काय पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा, ठीक है ना। पक्का? भेजे, इसको भेजा मैंने एनोड पे। कितने मॉलिक्यूल? 2, ठीक है ना। अब इन दोनों मॉलिक्यूल ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने भी 2 मॉलिक्यूल है ना, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो कुछ ये प्रोडक्ट बन के आएगा, फ्री रेडिकल। क्या बन के आएगा? फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो अगर मैं अलग अलग करके भी दिखाऊं आपको, इसको सिंगल मान लेना यार, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, पर मैंने 2 मॉलिक्यूल से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ठीक है ना। इसको अलग से लिख के दिखा देता हूं मैं, जैसे ये RCOO नेगेटिव, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करा क्योंकि इसको न्यूट्रल बनना है, तो RCOO फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? 2, तो यही तो रिएक्शन लिखूंगा, तो मेरे ख्याल से यही तो रिएक्शन लिखी जाएगी। क्लियर है? तो बेसिक सी बात है, एनोड है, डिस्चार्ज करना है। क्या करना है? डिस्चार्ज करना है एनाइन को। किसको? एनाइन। तो ये दोनों एनाइन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो 2 RCO फ्री रेडिकल बन के आ जाता है। क्लियर है? जैसे ही RCO फ्री रेडिकल बनता है तो इसका जो CO2 होता है वो रिमूव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 CO2 निकल जाएंगे, और जैसे ही CO2 निकलते हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। ये R के ऊपर डॉट बनाया ना, ये डॉट कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है ये वाला। अब ये किसी के साथ बाइंड कर सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये R फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? R फ्री रेडिकल। कितने बन गए? 2। क्लियर है? जैसे ही दोनों R फ्री रेडिकल बने, दोनों के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसे शेयर करा देगा, ये इसे शेयर करा देगा। जैसे ही आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करा देंगे, मेरे ख्याल से क्या बन के आ गया? एल्केन बन के आ गया। क्या बन के आ गया बच्चा पार्टी? एल्केन, ठीक है ना। बेसिक सी रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। एल्केन बन गया, मना नहीं करूंगा, नो डाउट बढ़िया एल्केन बना है, बट इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट में एस्टर की फॉर्मेशन भी होती है। ऐसा हर बार थोड़ी ना जरूरी है कि दोनों R फ्री रेडिकल ही रिएक्ट करें। कभी कभी कुछ ऐसा भी तो होगा सॉल्यूशन में, कुछ इस टाइप के फ्री रेडिकल, कुछ इस टाइप के फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में एक नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, पर मेजर अमाउंट में ये वाले बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर CO2 निकल जाती है। मेजर अमाउंट में ये वाले फ्री रेडिकल होंगे, बट कुछ थोड़े बहुत ये वाले फ्री रेडिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके एग्जिस्टेंस की वजह से कभी कभी इस टाइप की रिएक्शन R फ्री रेडिकल RCO फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या एस्टर की फॉर्मेशन कर लेता है। किसकी फॉर्मेशन बच्चा पार्टी? एस्टर की फॉर्मेशन, ठीक है ना, कुछ अमाउंट में। पर मेजर प्रोडक्ट हमेशा एल्केन ही बनता है। मेजर प्रोडक्ट हर केस में एल्केन ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस वाली। एनाइन आया, डिस्चार्ज हुआ, फ्री रेडिकल बना, उस फ्री RCO फ्री रेडिकल ने CO2 रिलीज किया, R फ्री रेडिकल बने, तो जो R फ्री रेडिकल जो बने हैं दोनों कंबाइन किए, एल्केन बन गया, ठीक है ना। अब कुछ अमाउंट में एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि R फ्री रेडिकल के साथ साथ सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में RCO फ्री रेडिकल भी होते हैं, तो जो क्या बना लेते हैं रिएक्ट करके? एस्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया एनोड की। अब कैथोड को भी छोड़ेंगे थोड़ी ना, देख लेते हैं क्या होता है एनोड। कैथोड पे कौन गया? सोडियम। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? पॉजिटिव, तो रिडक्शन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसमें, क्या बन गया? सोडियम एलिमेंट बन गया। अब ये थोड़ी देर तक बैठा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, सोडियम एलिमेंट रिएक्टिव होगा, और पानी तो है ही सॉल्यूशन में। जैसे ही सोडियम बना, पानी के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाती है, और वहीं पर एनोड पर आपको दिख रहा होगा कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? CO2।
कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? CO2। अगर आंखें खोल के देखेंगे आप तो ये एनोड पर ही तो काम चल रहा है, CO2 कहाँ बन रही होगी? एनोड पर ही तो बन रही होगी। और कैथोड पर कौन सी रिलीज होती है? हाइड्रोजन। दैट्स इट। कितने CO2 बन रहा है? ये सब। तो इन रिएक्शन को क्लब करके हम ऐड करके एक फाइनल इस टाइप की रिएक्शन को बना लेते हैं। 2RCONA प्लस 2 वाटर फॉर्म्स RR एल्केन CO2। कितने? 2 CO2 बनेंगे बेटा, 2 NaOH बनेंगे और एक हाइड्रोजन निकल जाती है। दैट्स इट। बेसिक रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, आराम से आ जाएगी अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। क्योंकि इसको क्लब करके एक रिएक्शन बना देना, इसको क्लब करके एक रिएक्शन, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, इस रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दिया तो जरा मैं रिएक्शन ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। अब इस CO2 को ना बेटा मैं यहाँ से हटा के ना यहाँ प्लस 2 CO2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब इन 3 रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ी देर के लिए मान लो है नहीं। ठीक है, इन 3 रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ। देख, ये 2RCO से ये 2RCO कैंसिल, ये दोनों फ्री रेडिकल से ये दोनों फ्री रेडिकल कैंसिल, बचा कौन कौन? इलेक्ट्रॉन बचा। तो अभी रहने दो इलेक्ट्रॉन को, क्लब कर। ये बचा इस साइड में मेरे ख्याल से, और इस साइड में ये बचा और ये बचा। तो अगर मैं रिएक्शन को क्लब करके लिखता हूँ इन सारी रिएक्शन को, तो कुछ ये बन के आएगी 2RCOO नेगेटिव। ठीक है ना। फॉर्म्स, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, RR एल्केन बन जाएगा एक तो, प्लस 2CO2 बन जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना। तो इन तीनों का क्लब करके ये तक 2 फ्री रेडिकल से 2 फ्री रेडिकल गायब, RCO फ्री रेडिकल से RCO फ्री रेडिकल गायब। इसको CO2 को मैंने प्लस CO2 दिखा लिया और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, ऐड करके ये लिख दियो। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों को भी ऐड करके एक रिएक्शन बना लेते हैं। इस Na से ये Na कैंसिल। क्लियर है? हाँ या ना। इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देख लें, मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना। ऐड कर जरा इसको, क्या बनेगा? 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 वाटर फॉर्म्स क्या? 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये बन के आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों को भी फाइनली ऐड कर दे, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन उड़ा दे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़े, ये वाली रिएक्शन बन के आपके पास आ जाएगी। देख ले आराम से। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़े, आपकी ऐड करोगे ना तो ये रिएक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव को एक साथ लिख दिया, 2RCONA। इसको और इसको मिला के मैंने 2RCONA लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है। ये एनोड रिएक्शन है आपकी और ये कैथोड रिएक्शन है। ऐड करोगे आपकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन बन के आ जाएगी। तो अब R की जगह बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब एक, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। इसका बेसिक सा एग्जाम्पल है, उम्मीद करूंगा समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? सीधा प्रोडक्ट है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, R की जगह आपको CH3 रख के पूरी रिएक्शन को कॉपी मारना है। देख लीजिए ध्यान से, सेम टू सेम है, बस R जहां जहां लिखा था मैंने वहां वहां आपको CH3 रखना है। A to Z पूरी फोटोकॉपी है, उसी कंसेप्ट पे चल रहा है। 1% का 0.5% कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे डेफिनेटली समझ में आएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की इसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम एज इट इज रिएक्शन है, कॉपी मारें जल्दी से। ठीक है बच्चों, पॉज कर लेना, कॉपी मारते रहना। ठीक है ना। बस इसमें आपको रिएक्शन पढ़ के सुना दे रहा हूं मैं, क्या है। तो हमने लिया है सोडियम एसीटेट, CH3CONA, इलेक्ट्रोलिसिस कराई है। इसका मैंने R देख लिया कौन है, CH3। इसको डबल करके मैंने क्या बना दिया, एल्केन। देख ले, ईथेन बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी? ईथेन बन गया। कुछ नहीं करना, इस R की मतलब लेनी है, इस कार्बन से कोई मतलब, ये तो CO2 की फॉर्म में निकल ही जाएगा। 2CO2 बनेगा, 2 NaOH बनेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। सीधी रिएक्शन है। मैकेनिज्म आप अपने आप खुद से लिख सकते हैं अगर आपने पीछे वाला ढंग से सुना है तो। दैट्स इट। तो इतनी सी बात थी किसमें, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है ना। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। चले आगे। तो ये तो बात हो गई किसकी बच्चा पार्टी, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है ना। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन सुनना, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिमूवल कराया जाता है CO2 का। किसकी मदद से? इसमें हम यूज करते हैं सोडा लाइम को। क्या यूज करते हैं बच्चों, सोडा लाइम। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने की रिएक्शन ही है। ठीक है ना। तो क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट, वही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
हीट करेंगे किसके साथ, सोडा लाइम, जो कि कौन है, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, CaO लाइम होता है, और सोडा को कहते हैं NaOH, तो पूरा हो गया सोडा लाइम। इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, और जैसे ये रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, एल्केन। बहुत ईजी रिएक्शन है बच्चों वाली, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा जूम करूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, कुछ दिख रही होगी आप लोगों को। देखना क्या रिमूव कर रहा हूं मैं, गौर से देखना क्या रिमूव कर रहा हूं। सोडा लाइम ये क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या, देख मैं रिमूव कर रहा हूं। इधर से ONA रिमूव करा जाता है केवल। चेक करियो क्या क्या है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम है। मेरे ख्याल से सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, मेरे ख्याल से सोडियम कार्बोनेट रिमूव किया। चेक कर लें आंखें खोल के। Na2 ये गया, CO3 ये गया। कुछ नहीं करा मैंने, सोडा लाइम को यूज किया और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर दिया। इधर क्या बचा, हाइड्रोजन, इधर क्या बचा, CH3। चिपका दे दोनों को, इधर से CH3 ला, इधर से हाइड्रोजन ला, क्या बन जाएगा, मीथेन बन गया। क्या बन गया, मीथेन। इतनी बच्चों वाली रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं है तुझे, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट गायब, क्या, मीथेन बनेगा सीधा, और CO अलग हो जाएगा, कुछ होना ही नहीं है, CO की प्रेजेंस चाहिए होगी, दैट्स इट। बच्चों वाली रिएक्शन, कुछ नहीं करना। सेम इस केस में देख ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडा लाइम, निकालो Na2CO3 निकालेंगे, ये रहा, देख जरा ध्यान से, NaOH में से निकाला जाता है हमेशा, Na2CO3 दिख गया होगा आपको। इधर से कौन बचा, CH3CH2, इधर कौन बचा, H, चिपका दे, क्या बन गया, CH3CH3। मेरे ख्याल से कौन है, ईथेन है। कौन है बेटा, ईथेन। क्या निकला, Na2CO3, और पीछे की तरफ गायब हो गई थोड़ी रिएक्शन, समझ गए होंगे क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या निकलेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट्स इट। बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं है ज्यादा कलेश, सीधा डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पर CO2 किसकी फॉर्म में गायब हुआ है, कार्बोनेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट। इसमें से CO2 ही तो हटाया एक तरीके से आपने, किसकी फॉर्म में हटाया है, कार्बोनेट की फॉर्म में, दैट्स इट। चले अब मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन की ही मैकेनिज्म बता रहा हूं, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन की, ये रही, सोडियम प्रोपेनोइड, ठीक है ना, सोडियम प्रोपेनोइड, दैट्स इट, ठीक है ना। इसकी आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं, देखिएगा क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर्मूला अगर मैं बनाता भी हूँ इसका, इस वाले कंपाउंड का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो कुछ ये बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यही बना रखा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na, ठीक है ना। बस उसे थोड़ा डिजाइनर फॉर्म में बना दिया और कुछ नहीं किया मैंने। चलें, क्योंकि रिएक्शन दिखानी है। क्या होगा, सबसे पहला हमने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे अटैक कर रहा है हमारा कौन, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। NaOH का जो OH नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा। उसे अटैक कराना है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज कराना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो जंप करके चला जाएगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे ये OH किस पे अटैक करेगा, ये OH अटैक कर जाएगा इस पॉजिटिव कार्बन पर। किस पर अटैक कर जाएगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर। तो कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बन जाएगा, क्या, CH3 CH2 C OH यहाँ पर आ गया, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव ऊपर आ गया, ONA ये आ गया, ये आपका इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। CH3 CH2 C OH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव ONA, क्लियर है। अब यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। ये बहुत देर तक ऐसे टिकता नहीं है, बहुत सिंपल रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, इसके जो लोन पेयर है वो वापस यहाँ पे जंप कर जाते हैं, और यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो पूरा का पूरा उठ के इस कार्बन पर जंप कर जाता है। जैसे ही ये होगा तो कुछ कंपाउंड बन के आता है, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, मेरे ख्याल से NaHCO3 है। इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया मैंने। तो रीअरेंजमेंट के बाद हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करा लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करा लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। और जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट रिमूव होगा तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, आई मीन ये कार्बन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड में से ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ इस वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ बन जाएगा कौन, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। कौन बन जाता है, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है कौन है,
कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, बहुत जल्द ये सोडियम कार्बोनेट अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है, वो H पॉजिटिव इस कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट पे आके अटैक करता है और हमारा प्रोडक्ट ईथेन क्या बन के आ जाता है, ईथेन। वो तो रिएक्शन याद करने का तरीका सिखाया था, मैकेनिज्म तो एक्चुअल में ये है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज कराया है और जैसे ही बना सोडियम बाइकार्बोनेट अपना H+ इस एनाइन को दे देता है, ये बन जाता है एल्केन में और ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट में। सॉल्यूशन में और NaOH होगा, बिल्कुल होगा, तो ये NaCO3 नेगेटिव बचे हुए सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और Na2CO3 निकल जाता है। मेन यही दो प्रोडक्ट बनाना सिखाया था मैंने, वही बना के दिखा दिया आपको। क्लियर है, तो वही प्रोडक्ट आपके बने हैं, कुछ चेंज नहीं किया है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट, अटैक ऑफ OH नेगेटिव, फिर रीअरेंजमेंट, एनाइन बनना, एनाइन के बाद बाइकार्बोनेट का H+ अटैक करना, उसके बाद लास्ट में Na अटैक कर जाएगा, दैट्स इट। तो पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और उसमें भी सबसे मेन पार्ट क्या, ये कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे बना है, वो मेन बात है। क्या हुआ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे OH नेगेटिव अटैक किया, जैसे ही OH नेगेटिव अटैक किया रीअरेंजमेंट होगा कंपाउंड में, तो उस रीअरेंजमेंट के बाद बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग, कार्ब एनाइन अलग, और सोडियम बाइकार्बोनेट इस कार्ब एनाइन को इतनी देर तक देख नहीं सकता, वो कहता है तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को अपना H+ दे देता हूँ। जैसे ही H+ देता है तो हमारा जो कार्ब एनाइन है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में दैट इज एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एनाइन है, और बहुत ही जल्द बचे हुए सॉल्यूशन में NaOH के सोडियम आयन से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स इट, बेसिक सा काम है, क्योंकि भैया सोडियम तो बचा होगा ना, जब यहाँ पर OH नेगेटिव निकल ही आया तो एक Na+ भी तो होगा सॉल्यूशन में, वो एंड में काम करता है ना, वो अलग बात है। दैट्स इट, सिंपल केस है, कुछ कलेश है ही नहीं, कुछ कलेश है ही नहीं, सीधा सीधा। तो एक तरीके से आपको समझ में अगर आया हो तो इससे कार्ब एनाइन देखना आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मत करना तुम लोग, COO को उड़ा दियो। अगर मैं कार्ब एनाइन दिखाऊंगा, देखियो जरा गौर से, CH3 CH2 नेगेटिव, चेक कर जरा, ये रहा और ये रहा, चेक कर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है तरीका कार्ब एनाइन बनाने का, याद रखने का। ये CONA हटा दे, कार्ब एनाइन बन के दिख जाएगा तेरे को। कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज है। अगर आपको जल्दी कार्ब एनाइन दिखाना है, समझ में लाना है, तो कुछ नहीं, COONA रिमूव करो या COOH भी हो सकता है, रिमूव करो, ये कार्ब एनाइन बन के आ गया, कुछ नहीं हुआ। ये मैकेनिज्म है, बनाने का तरीका मैंने बता दिया, बट आप जल्दी रिएक्शन करने के लिए कार्ब एनाइन ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कुछ नहीं है यार, बेसिक सी चीज है। कैसे बना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बाइकार्बोनेट निकला, तब जाके एनाइन बना। तो एक तरीके से रिमूव तो मैंने वही कराया ना, ये COONA रिमूव तो वही हुआ है ना, ये COONA OH के अटैक की वजह से। OH का अटैक कराया ही इसलिए गया है, OH का अटैक कराया ही इसलिए गया है कि इस COONA को हम हटा सके। किस फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे ये हटा, ये कार्ब एनाइन बन के आ गया, देख ये बन गया कार्ब एनाइन में और ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट में। किसकी वजह से, इस OH के अटैक की वजह से। दैट्स इट, ये मेन मोटिव था, तो वही काम मैंने करा दिया। तो नोट सुनिएगा जरा इस रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, इन दिस रिएक्शन कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। तो भैया ध्यान से सुने कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनता है, कार्ब एनाइन। तो हम इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को देखेंगे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से। जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक ज्यादा स्टेबल कार्ब एनाइन बनाएगा, वो पर्टिकुलर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के हिसाब से हम कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना सिखा चुके हैं आपको इन रिएक्शन मैकेनिज्म। जितना ज्यादा स्टेबल होता है इंटरमीडिएट, उसका कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वही केस है, तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होंगे जिसका कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस नोट का यही मतलब है, तो वही लिखा है, दस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। तो अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन दिखेंगे। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी होगी वो कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगी।
तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखें जरा। आपसे पूछा गया है 3-4 कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए गए हैं, तो मैंने तो आंसर दे ही रखा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव है, बट आप इनके इंटरमीडिएट बनाएं। इसका इंटरमीडिएट बना रहा हूँ, कुछ मत करना, COH को हटा देना हर केस में COOH को हटा देना और एनाइन बना देना। पहले केस का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, दूसरे केस का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, और तीसरे केस का इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ये बनेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत बेसिक से इंटरमीडिएट है। एनाइन की स्टेबिलिटी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ये है, उससे कम ये है और सबसे कम ये है। कार्बेनाइन है, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन ये होगा और सबसे कम स्टेबल कार्बेनाइन ये होगा। जब सबसे ज्यादा स्टेबल ये है तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली रिएक्टिव होगा फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है ना, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे, कुछ नहीं, इंटरमीडिएट बनाओ भैया, इंटरमीडिएट इसके में भी बनाएंगे इंटरमीडिएट, इसका भी बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, इसका COO चढ़ाओ, इसका उड़ाए, उसका उड़ाओ, तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CH3 CH2 नेगेटिव, इसका CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब देखा जाए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। अब आपको पता है कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? sp वाला कार्बन इन दोनों से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी देखेंगे आप, इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर उससे कम ये और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है और इस पर नेगेटिव चार्ज सबसे बेकार है, मतलब लीस्ट स्टेबल है। तो ये इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, इसी वजह से इसका जो एसिड है वो हाईली रिएक्टिव हो गया। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड, उससे कम और उससे कम। काय के लिए? डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। कौन सी रिएक्शन के लिए? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, दैट्स इट। कुछ नहीं है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी उसके एनाइन, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखी जाती है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, सिंपल केस है। इसी बेसिस पे एक नोट बनाया गया, क्या? इसी बेसिस पे एक नोट बनाया गया, दैट इज ये, क्या? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल एसिड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर डीकार्बोक्सिलेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। ये क्या बकवास कर दी। अब बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड सुनना जरा, क्या है? बना देता हूं। जैसे कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया ये, ठीक है ना, देखिएगा। सबसे पहली बात, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। कौन है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन और इससे अटैच्ड कार्बन बीटा। तो क्या बोला है? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसके बीटा कार्बन कौन सा ग्रुप हो? कीटो ग्रुप हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप वाला हो। तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात चल रही है। तो जनरली ऐसे जो एसिड्स होंगे वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कुछ इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। इसका कारण क्या बोला है? कि इनका जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और इनका जो इंटरमीडिएट होता है उसमें घंटा रेजोनेंस नहीं होती। एग्जांपल देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट बना रहा हूँ, एक ये रहा एसिड, एक ये रहा एसिड। ध्यान से सुनिएगा, इनके इंटरमीडिएट बना रहा हूँ। इसका इंटरमीडिएट देखिएगा CH3 नेगेटिव, इसका इंटरमीडिएट देखना जरा ध्यान से देखिएगा। इसका इंटरमीडिएट क्या बनाया? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखा इंटरमीडिएट, क्लियर है। अब मेरे ख्याल से आपको रेजोनेंस की कंडीशन बता चुका हूं। डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर होते हैं तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड डेफिनेटली ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। इसका इंटरमीडिएट ये रहा, इसका ये रहा। इसमें रेजोनेंस है क्या? नहीं है, पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये वाला इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और जब ये हाईली स्टेबल होगा तो ये वाले एसिड्स कौन से? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज हाईली रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन।
फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन। ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके कंपैरिजन में इस टाइप के बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाईली 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 रिएक्टिव होते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है भैया। तो ये स्पेशल नोट बना के याद रखना इस एग्जाम्पल को। इनके इंटरमीडिएट जरूर बनाएंगे। इसका इंटरमीडिएट बनेगा CH3 नेगेटिव, इसका बनेगा CH3CO CH2 नेगेटिव, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो हाईली स्टेबल होगा, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, जिस वजह से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके लिए? फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। तो इसकी मदद से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू दिस। पर यहाँ पे वो अलग बात है, ये एल्केन नहीं बनाएगा, ये एसीटोन्स वगैरह कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाएगा, ये एल्केन नहीं बना रहा होगा। एल्केन भले ही ये बनाएगा, पर रिएक्टिविटी की बात चल रही है तो बता रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ये ज्यादा होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, दैट्स इट। ये वाली बात चल रही है, एल्केन की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस केस में, एल्केन की बात नहीं करी, केवल मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ये भले ही एल्केन बनाएगा पर ये एल्केन नहीं। अकल लगाओ ना, क्या बनना है? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव। अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा अभी तो CH3CO CH3 बनेगा, एल्केन थोड़ी ना हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। इसके कंपैरिजन में ये कई गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स इट। इतनी सी बात थी भैया किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड से। क्लियर है? तो अब यहाँ तक आपको मैंने बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टफ वाले पार्ट थे कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन्स को बनाना और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स की प्रिपरेशन करना। क्लियर है ना? तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है हर तरीके की बता दी। जैसे कार्बोनिल में मैंने 2 पढ़ाई, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केसेस में 2 चली, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है? अब बच्चों 2 छोटी सी और रिएक्शंस बची हुई हैं, उनको और कवर कर लेते हैं और फिर उसी के साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। सबसे पहली कौन सी बची है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। सबसे पहली बात, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? कुछ नहीं बच्चों, ये एक टाइप के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल सीधा सीधा डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, इसको हम जनरली RMgX के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैग्नीशियम है वो इस एल्काइल रेडिकल के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो इसी की मदद से हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX, X फॉर हेलोजन, ठीक है ना? X जैसे FCl Br या I कोई भी आ सकता है, ठीक है ना? ये हेलोजन है, X मतलब हेलोजन, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना? और R क्या होता है? एल्काइल रेडिकल। इस पूरे को कहते हैं RMgX को हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इससे सीधा हम डायरेक्ट एल्केन बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी, चले देखें अब क्या कंडीशन है वो सुनेंगे। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, जिसे हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बनेगा? एल्केन। सीधा, कुछ नहीं। ऐसे कंपाउंड्स के साथ RMgX की रिएक्शन कराओ जिन कंपाउंड में कौन है? एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। अब मेन बात है ये होता क्या है। तो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब समझना। तो बेटा ये एक प्रकार का हाइड्रोजन ही है और कोई नई बात नहीं है, पर है क्या? इसी कंडीशन सुनना। तो एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है? तो ये वो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच रहता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या फिर कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp कार्बन, जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा मानते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो या कोई ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडेशन sp हो उससे जुड़ा हो। तो उन टाइप के हाइड्रोजन्स को हम एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। एग्जांपल देख ले, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल में ये जो H है वो O से जुड़ा है, एसिडिक है। अमीन्स का जो H है वो N से जुड़ा है। अमोनिया में जो H है वो N से जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनसे जो H जुड़े हैं वो सारे के सारे एक्टिव या एसिडिक H होते हैं। इसी तरीके से फिनॉल बना रखा है, ये H कैसे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये भी एसिडिक।
इसी तरीके से HCl, क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सीधा एसिड है तो ठीक है ना, तो ये भी एसिडिक H। इसी तरीके से ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp हाइब्रिड कार्बन, इससे भी जुड़े हुए H को हम एसिडिक H मानते हैं। तो सीधी बात है, ऐसे हाइड्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़े हों वो एसिडिक H कहलाए जाते हैं। अब मेन बात होता क्या है रिएक्शन में, बहुत सिंपल सी है, एक्सचेंज कराएंगे, देखना जरा क्या। RMgx को जब भी बेटा आयनाइज किया जाता है तो मैग्नीशियम पे प्लस का साइन जाएगा, R पे माइनस, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल, वो कैटायन ही बनाएगा। तो जब इसे आयनाइज करते हैं तो R नेगेटिव और Mgx पॉजिटिव निकलते चला जाता है, और वहीं पर जो हमारे पास एसिडिक H वाले कंपाउंड है उनमें से हम लोग H को निकाल लेते हैं। तो इधर से कौन निकला हाइड्रोजन, इधर से कौन निकला R, ये दोनों ज्वाइन कर दे, ये प्लस का ये माइनस का, देख क्या बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा एल्केन। तो कुछ नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से ये क्या है, वाटर है, ये कौन बना रखा है मैंने यहाँ पर H2O बना रखा है बेटा, H और OH, H प्लस OH माइनस, ये एसिडिक H है। कुछ नहीं करेगा, ये RMgx के R को लेके चला जाएगा H अपने साथ और क्या बना लेगा एल्केन। कौन बचा Mgx और इधर कौन बचा OH, ज्वाइन कर ले MgOHX, ये कंपाउंड बच जाता है। हमें किससे मतलब है, एल्केन से। तो हर केस में यही होता है, जहां पर भी एसिडिक H मिलेंगे डायरेक्ट एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे इस केस को देख ले, अल्कोहल मीथेनॉल आ गया, इसका एसिडिक H दिख रहा होगा आपको, मीथेनॉल में आपको एसिडिक H दिख रहा होगा, देख ले, ये इधर से निकल गया, इधर से ये R निकल गया, चेक कर ले मीथेन बन गया। इसी तरीके से इसमें ये R निकल गया, फिनॉल का ये H निकल गया, RH एल्केन बन गया। इसी तरीके से ये देख ले RMgx, ये अमीन आ गया प्राइमरी, ये अमीन आ गया प्राइमरी, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ H क्या एसिडिक H, इधर से ये H निकल गया, इधर से R निकल गया, ये वापस से एल्केन बन गया। कुछ नहीं है, सीधा एल्केन बनाया है, एसिडिक H को उधर से निकाला है, RMgx में से R निकाला है, डायरेक्ट एल्केन। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले से देख, sp कार्बन है, कौन सा कार्बन है sp, कौन सा कार्बन है बच्चों sp कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा ये, ठीक है ना, इससे H जुड़ा है एसिडिक H, किसके साथ चला गया RMgx के R के साथ, क्या बन गया एल्केन। देख ले सेम इस केस में अब मैंने R की जगह बिठा दिया, H बिठा दिया, ठीक है ना, दैट्स इट। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच्ड H होगा उसे ही एसिडिक H बोलोगे, इसे एसिडिक H नहीं बोला जाएगा। ट्रिपल बॉन्डेड sp कार्बन से जुड़ा हुआ H डायरेक्ट होता है, वो ही एसिडिक H होगा। ये कार्बन कैसा है sp3, इससे जुड़ा हुआ H कभी भी एसिडिक H बोला नहीं जाएगा, तो केवल यही हटेगा, यही R के साथ जाके एल्केन बनाएगा। और बचा हुआ पार्ट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इधर से Mgx, इधर से ये नेगेटिव, चेक कर ले, ये बन गया। इस केस में देख Mgx और ये नेगेटिव वाला, ये बन गया। इस केस में Mgx और ये नेगेटिव वाला, चेक कर ले, ये बन गया। कुछ नहीं करना, बच्चों वाली रिएक्शन है, दैट्स इट, खत्म बात। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एक नोट सुनना, ये तो बात हो गई बेसिक एल्केन बना रहा हूँ, RH टाइप के एल्केन। अगर हमें कभी हायर एल्केन्स चाहिए होते तब क्या करेंगे, तो उस केस में क्या कराया जाता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। देख ये कौन है Br, ये कौन है Mg और ये कौन है R, तो ये तो आपका कौन आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CH2 MgBr, किसके साथ एल्काइल हैलाइड मतलब इथाइल ब्रोमाइड के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करा। ये कौन है RMgx, ये कौन है एल्काइल हैलाइड। अगर हमें हायर एल्केन्स चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन चाहिए, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं। और क्या एलिमिनेट कराएंगे, देख ले, इधर से तो हेलोजन चला जाएगा और इधर से MgBr चला जाएगा, तो MgBr2 निकल जाएगा। ये बचा CH3CH2, ये बचा CH3CH2, ज्वाइन हो गया, देख ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। तो हायर एल्केन्स ऑब्टेन करने के लिए यही किया जाता है, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं। सीधी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। इधर से MgBr, इधर से Br, MgBr2 निकलेगा, ये दोनों R वाले ग्रुप जुड़ेंगे, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो कैसा एल्केन होगा, हायर एल्केन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये तरीका है भैया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्केन बनाने का। कुछ नहीं, अगर एक्टिव हाइड्रोजन से दिखाना है तो भी बन जाएगा, और सीधा सीधा ज्यादा हायर चेन का मतलब ज्यादा कार्बन का एल्केन बनाना है तो डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है। अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सुन लीजिए, उसी के साथ आपकी एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश। कुछ नहीं, याद करनी है मेटल कार्बाइड से। क्या होती है, मेटल कार्बाइड से दो कार्बाइड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। Al4C3 यूज कराएंगे हम, एल्यूमिनियम कार्बाइड कहते हैं। Al4C3 वाटर के साथ रिएक्ट करके मीथेन बना लेती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाती है। बहुत बेसिक सी चीज है, ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको,
ठीक है ना। तो सीधी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बन जाएंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगी। देख लेना Al4C3 3 कार्बन है तो 3 आपके मीथेन बन के आ जाएंगे। इसी तरीके से बेरिलियम कार्बाइड से क्या वाटर की रिएक्शन कराई, हमारा CH4 मीथेन वापस से निकल के आ गया और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अलग। सीधी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। मेटल कार्बाइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे तो मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पेशली मीथेन के लिए ही करा रहे हैं, मीथेन जो कि एक एल्केन ही होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी मीथेन बनता है और बेरिलियम कार्बाइड से भी मीथेन ही बन के आ रहा है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें। वाटर के साथ रिएक्शन है मेटल कार्बाइड्स की, दैट्स इट। तो ये बेसिक्स ही आपकी थोड़ी बहुत मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है अबाउट एल्केन्स। क्लियर है? उम्मीद करूंगा सारी क्लियर होंगी। तो जितनी भी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी एल्केन की, नेमिंग हुए चाहे बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से, रिडक्शन इंसर्शन ऑफ कार्बिन वार्बिन, सब बता दी मैंने A to Z डिटेल में, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर होंगी। तो प्लीज इन रिएक्शंस को जरूर याद कर लें। कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो इन रिएक्शंस को याद करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।